Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will be discussing about data handling. Data handling को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डाटा क्या होता है. डाटा क्या है? A collection of information is known as data. किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसे हम डाटा बोलते हैं. सपोज आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसका एक डाटा हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज 50. आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, सपोज यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर क्लास इज 8. तो ये सारे डाटास हो गए. फिर यहाँ पे वर्ड है डाटा हैंडलिंग, मतलब जो आपके पास डाटा है उसे आप हैंडल कैसे करते हो. हैंडल करने का मतलब क्या हुआ, डाटा आप कैसे स्टोर करते हो, कैसे उसे मैनिपुलेट करते हो. ठीक है, डाटा को आप कैसे अरेंज करके रखे हो, क्योंकि जो डाटा होता है आपके पास वो रैंडम फॉर्मेट में होता है. अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स में समझो तो जैसे सपोज कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो अब उनका एक डाटा हम बना सकते हैं कि कितने साल उन्होंने खेला, कितने मैचेस खेले, किस मैच में कितना स्कोर था, उसने कितने वनडेज खेले, उनका फर्स्ट वनडे में क्या स्कोर था, सेकंड वनडे में क्या स्कोर था, लास्ट वनडे में क्या स्कोर था. तो एक हम डाटा तैयार कर सकते हैं. तो डाटा को ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स के फॉर्म में. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ग्राफिकली जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे इसका फर्स्ट टाइप है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. ये आप एक एग्जांपल से समझो. सपोज कि एक कार की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, एक कार फैक्ट्री है जहां पे कार मैन्युफैक्चर होती है. हमने मान लिया कि एक साल में वहां पे 1000 कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है, तो सपोज कि ये कार फैक्ट्री ईयर 2000 में स्टार्ट हुई. मैंने क्या बताया कि एक साल में सपोज इन द ईयर 2000 में 1000 कार मैन्युफैक्चर हुई. तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे. सपोज डायग्राम पे मत जाना, मैंने ऐसे एक कार बना लिया और इस एक कार की वैल्यू मैंने ले ली 100. ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, ईयर 2000 में कितनी प्रोडक्शन हुई कार की प्रोडक्शन हुई 1000. और मैं इसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मैंने एक कार का पिक्चर बनाया. ठीक है, पिक्टोग्राफ मींस रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर. एक कार का मैंने पिक्चर बनाया और उसे मैंने 100 यूनिट कंसीडर कर लिया. तो ऐसे अगर मैं 10 यूनिट्स बना दूंगा, 10 यूनिट्स ऐसे डायग्राम बना दूंगा तो कितने कार हो जाएगी, 1000 कार हो जाएगी. तो ये है आपका पिक्टोग्राफ. इसके बाद इसमें एक दूसरी चीज आती है बार ग्राफ. बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है, उसके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश. अभी अभी उसका यूनिट टेस्ट हुआ है और 50 मार्क्स का यूनिट टेस्ट था. ठीक है, उसने मैथ्स में स्कोर करा 35, साइंस में स्कोर करा 45 और इंग्लिश में स्कोर किया 30. मुझे ये बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो मैं कैसे करूंगा, आप अपने ग्राफ पेपर पे इसे बना सकते हो. आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं. क्लियर है. और आप देखो सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 3 हैं. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट ये यहां पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, नेम ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद मार्क्स कितने हैं, 30, 45 और 35. तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, मैं ग्राफ की एक यूनिट को
10 मार्क्स ले रहा हूँ, तो 10, 20, 30, 40, मैं अगर इसे और एक्सटेंड कर दूं इधर 40 के बाद यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मैथ्स में उसकी स्कोर क्या है, ये हो गया आपके मार्क्स। मैथ्स में क्या है स्कोर, मैथ्स में 35 है। तो आप जब ग्राफ बनाओगे, मैथ्स में स्कोर है 35, तो अगर हमारा 30 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो 35 कहीं यहाँ मिड में आएगा। ठीक है, आप स्केल का यूज करना। ये हो गए किसके मार्क्स हो गए, मैथ्स के। ठीक है, उसके बाद साइंस में क्या है 45, तो 45 हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो ये किसके मार्क्स हो गए, ये हो गए साइंस के। उसके बाद आप इंग्लिश में देखो क्या है स्कोर, इंग्लिश की स्कोर 30 है। 30 हमारा कहीं यहाँ है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी 30 हमारा यहाँ है ऐसे। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश। ठीक है, और आप देख रहे हो मैंने ये बीच में एक एक यूनिट का गैप लिया है। ये इसलिए लिया है कि ये दिखने में मतलब इसमें क्लैरिटी हो। आप चाहो तो साथ साथ में भी बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया, बार ग्राफ। अब इसमें थर्ड एक कैटेगरी है डबल बार ग्राफ की, डबल बार ग्राफ। ठीक है, अब डबल बार ग्राफ में क्या होगा, ये सिंगल बार ग्राफ है, इसमें 2 बार ग्राफ्स होंगी, तो हम उसे डबल बार ग्राफ बोलेंगे। अब इसी से आप समझ लो, सपोज कि मैथ्स में उसकी स्कोर 35 थी, इंग्लिश में 30 थी और साइंस में 45 थी जब वो क्लास 8th में था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि क्लास 7th में भी उसके स्कोर्स क्या होंगे। सपोज कि क्लास 7th में उसके स्कोर थे, इसमें 30 थे, साइंस में 40 थी और इंग्लिश में भी 40 थी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 डाटा आ गए, एक क्लास 7th का स्कोर आ गया, एक क्लास 8th का स्कोर आ गया। क्लास 8th का स्कोर हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। अब हमें क्लास 7th का अगर करना है, तो आप देखो 7th में इसके कितने मार्क्स हैं, ये सेकंड वाला 7th का है। तो 7th में देखो मैथ्स में उसके 30 मार्क्स हैं, तो मैं 7th वाला यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया। फिर आप देखो साइंस में उसके कितने मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे, ये 40 मैंने 7th का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स थे, 40, 7th में जब वो था तो उसके इंग्लिश में 40 मार्क्स थे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये वाली मार्क 7th की है, ये 8th की है, ये 7th की है, ये 8th की है, ये 7th की है और ये 8th की है। तो क्या है कि आपके पास अगर कोई भी डाटा गिवन है तो आप उसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में और डबल बार ग्राफ के फॉर्म में। क्लियर है? अभी अभी मैंने आपको बताया डाटा हैंडलिंग के अंदर कि डाटा क्या होता है। अब हम देखते हैं डाटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। ये वर्ड से ही क्लियर है कि ऑर्गेनाइज्ड डाटा ऐसे डाटास होंगे जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा ऐसा डाटा होगा जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी रॉ डाटा होगा जो रॉ फॉर्म में होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम रॉ डाटा भी बोलते हैं। तो इसे आप एग्जांपल से समझिए। सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है,
इंग्लिश के मार्क्स गिवन है, ठीक है। तो वो कैसे गिवन है, ऐसे, ये आउट ऑफ 100 है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हो ये जो हमारे पास इनिशियल डाटा गिवन है, स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, ये जो डाटा है हमारे पास ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए हम इसे रॉ डाटा भी बोलेंगे। तो इसे हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा कैसे बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे हम करेंगे इसे, ये क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब यहाँ मार्क्स का एक टेबल बना होगा, मार्क्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ मार्क्स देखो आप कौन कौन से हैं, जो ये आपके पास डाटा गिवन है, इसे सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज कर रहा हूँ ताकि जब मैं टेबल बनाऊंगा तो मुझे आसानी हो। आप ऐसे डायरेक्ट भी वहाँ से चूज करके टेबल बना सकते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी डाटा कौन सी है, 55, 55 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने ले लिया 55, 55, 55, ये 3 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। अब 55 से बड़ी डाटा कौन है, 55 से बड़ी 65 है, 65 2 टाइम्स आ रहा है, 65, क्लियर है। अब आप 65 के बाद देखो हमारे पास 80 है, 80, फिर क्या है हमारे पास 85 है, 80 के बाद 85 है, फिर हमारे पास 90 है और हमारे पास 95 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक मिसिंग है, 55, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 3 55 हो गया, फिर 65 हमारे पास 2 थे, 80 हमारे पास 1 था, 85 हमारे पास 1 था और 90 हमारे पास 1 था, 95 हमारे पास 2 है, ठीक है। तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज। अब आप देखो मार्क्स क्या है, 55। अब मैं जब टेबल बना रहा हूँ तो टेबल में मैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब डाटा को लिख रहा हूँ तो इसमें मुझे 55 55 बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो 55 जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 स्टूडेंट्स के हैं। उसके बाद मैंने 65 लिखा, 65 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है 80, 80 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 स्टूडेंट के हैं। फिर 85 है, 85 भी 1 स्टूडेंट के हैं। 90 कितने स्टूडेंट के हैं, 90 भी 1, और 95 कितने के हैं, 95 2 के। अब इसको ऐड करो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 7 8 + 2 10, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 10 थे, उसका डाटा। तो अगर आपके पास ये गिवन होता, बस ये गिवन होता तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और आप वहाँ से गेस भी नहीं कर पाते। और जब आपको ये टेबुलर फॉर्म में एक क्लियरली गिवन है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो यहाँ से आप इजीली गेस कर सकते हो कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स क्या हैं। और ये जो है 3 2 1 1 2, इसे हम फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज क्यों बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर ये डाटा देखोगे इसमें 55 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 3 टाइम्स। इसका मतलब मार्क 55 जो मार्क्स है इंग्लिश की, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 65 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 80 की फ्रीक्वेंसी 1 है। सिमिलरली 95 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये था कि डाटा आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। अनऑर्गेनाइज्ड आपका रॉ डाटा होता है और फिर आप इसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा।
ग्रुपिंग ऑफ डाटा। सिमिलर है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इसमें क्या है, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स गिवन है, सपोज मैथ्स का। ठीक है, तो पहले मैं मार्क्स लिख लेता हूँ। आउट ऑफ 100 है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये देख लो, हमारे पास 20 स्टूडेंट का मैथ्स का मार्क्स गिवन है। ये डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, इसकी कॉलम होगी ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या है, अब आप डाटा के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करोगे। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो जनरली हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर ग्रुप्स। 60 तक हमने ले लिया, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and then 90 to 100। क्लियर है, ये हो गए ग्रुप्स हो गए। उसके बाद ये क्या है, मार्क्स है, और मार्क्स ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के गिवन है। तो यहाँ पे आप या तो मार्क्स लिख सकते हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। मार्क्स से हमें ये पता चल जाएगा कि 0 to 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो या आप मार्क्स भी लिख लो, दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मार्क्स जो गिवन है हमारे पास स्टूडेंट्स के ही मार्क्स गिवन है। तो आप देखो 0 to 10, यहाँ पे एक कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। कन्वेंशन क्या है, ये 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि 0 to 10 है, तो आप 10 वाला इस ग्रुप में लोगे या इस ग्रुप में लोगे। तो हम ये कन्वेंशन मान के चलते हैं कि 10 वाला हम यहाँ लेंगे। यहाँ पे 0 to 10 है, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 to 9 वाले ही लेंगे। ये 10 to 20 है, तो यहाँ पे हम 10 to 19 वाले लेंगे। ये जो है इसे लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये 0 to 10, 10 to 20 जो ग्रुप्स बने इसे हम क्लास भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और ये लोअर पार्ट है इसलिए लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज अपर क्लास लिमिट। तो 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 वाले में एक भी नहीं है तो 0, 10 to 20 में भी कोई नहीं है 0, 20 to 30 में भी कोई नहीं है 0। उसके बाद अगर आप 30 to 40 में देखो, 30 to 40 वाले भी हमारे पास नहीं है 0। अब मैं देखूंगा 40 से 50 में, तो 40 से 50 में हमारे पास क्या है, एक है एंड दैट इज 45। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। फिर 50 to 60 में आप देखो, 50 to 60 यहाँ पे 55 है, 1 2। ठीक है, अब देखो आप 60 to 70 वाले में, 60 to 70 1, 60 to 70 में हम 70 नहीं लेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था।
ये 65 1 2 3 4 कितने हो गए 4। अब आप 70 to 80 वाले में देखो, 70 to 80 में जब आप जाओगे तो 75 हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 70 to 80 वाले में कितने हैं 6, और 80 to 90 वाले में कितने हैं 1 2 3 4 5 है इसमें, और 90 to 100 वाले में कितने हैं 1 2 2 है। अब आप जब इनको ऐड करोगे 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 5 18 18 + 2 20, और हमारे पास 20 स्टूडेंट का ही मार्क्स गिवन था। तो देखा आपने कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको डाटास गिवन होते हैं, और फिर आप कैसे ग्रुप्स बनाते हो और ये क्लास इंटरवल बनाते हो। इसे हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, फिर अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। ये जो 20 to 30 है इसे हम क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास साइज और विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास। अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैंने आपको क्लास इंटरवल और ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बताया, उसी के बेसिस पे हिस्टोग्राम है। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, क्लास इंटरवल, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड देन 30 to 40। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 20 है, और 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मान लो कि ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ये मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 0 10 28, मतलब कि 0 to 10 के बीच में किसी के भी स्कोर नहीं है, और 10 to 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, और 20 to 30 के बीच में 20 स्टूडेंट के स्कोर्स हैं, और 30 to 40 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं। तो हमें बनाना है हिस्टोग्राम। जैसे आप बार ग्राफ बनाते हो उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे, आपको पता है ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है, ये हमारा 0 होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम ऑरिजिन भी बोलते हैं। तो जो हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन है इस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी आएगी, मैं इसे ले लेता हूँ, एक यूनिट को मैं 5 कंसीडर कर रहा हूँ, 5 10 15 20। ठीक है, ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, तो ये 0 है, मैं एक यूनिट को यहाँ पे 10 कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने ले लिया 10 20 30 40 50। ठीक है, अब आप ये टेबल में देखो, क्लास इंटरवल 0 से 10 के बीच हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका क्लास इंटरवल वाला एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी 0 है,
इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो मैं 0 से 10 में क्या करूंगा, आप ऐसे ब्रेक लाइन बना दोगे 0 से 10 में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्लास इंटरवल 10 से 20 की। आप 10 से 20 में देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 कहाँ है हमारा, 10 यहाँ है। ऐसे मैंने बना दी 10 to 20। अब आप देखो 20 to 30 वाले में कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20, ये 20 to 30 क्लास इंटरवल के लिए। अब आप 30 to 40 में देखो कितने हैं, 30 to 40 में 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 हमारा कहाँ होगा, सॉरी 8 हमारा, ये 5 और 10 है, तो 8 हमारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे हम हिस्टोग्राम बोलेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा बार ग्राफ के जैसा ही है, पर यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। जैसे जो बार ग्राफ है, हमने इन सबको एक साथ बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल में भी कोई गैप नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ से विजिबल है। 0 to 10 में जब आप देख रहे हो 0 है, इसलिए हमने ये ब्रेकेज लाइन बनाया। उसके बाद 10 to 20, इसके बाद 20 to 30 डायरेक्ट है क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है, इसलिए हमने ग्राफ साथ साथ बनाया। तो ये है आपका हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये 0 to 10 में जो कन्वेंशन हम लेते हैं वो इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी हमारे पास क्या है, ये टेबल ऑलरेडी गिवन था, तो वो सब चीज़ हमें सोचना नहीं है। बस आपको क्लास इंटरवल देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, और आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब देखेंगे हम सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है। ये आप एग्जांपल से समझ लो। सपोज कि एक स्टूडेंट है, उसके 24 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, एक्टिविटीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हो गई स्लीप, कितने घंटे सोता है वो, 8 घंटे। फिर वो स्कूल भी जाता है, स्कूल कितने घंटे की होती है, 6 आवर्स की, ठीक है। फिर वो खेलता है, प्ले, कितने घंटे, सपोज 3 घंटे। फिर वो पढ़ाई करता है, स्टडी, कितने घंटे, 4 घंटे, दिस इज सेल्फ स्टडी। उसके बाद अदर एक्टिविटीज, 8 plus 6 is 14, 14 plus 3 is 17, 17 plus 4 is 21, तो 3, टोटल 24 आवर्स हो गए, ठीक है। अब मैं इसका पाई चार्ट बनाऊंगा या सर्कल ग्राफ बनाऊंगा। तो सर्कल ग्राफ से आपको पता है कि ये जो ग्राफ होगा ये सर्कल के शेप में होगा, तो मैंने ये सर्कल बना दी, ठीक है। सर्कल का एक सेंटर होता है, और आप देख रहे हो स्लीपिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। स्लीपिंग एक्टिविटी कितने की है, 8 आवर्स की, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज हैं, जिसमें इसकी स्लीपिंग एक्टिविटी है 8 आवर्स की। तो ऐसे आपने बना दिया स्लीप 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूल की एक्टिविटी है, स्कूल। फिर क्या है, प्ले, स्टडी है, स्टडी कितने 4 आवर्स। फिर क्या है, प्ले एंड देन अदर एक्टिविटीज। तो आप देख रहे हो स्लीपिंग कितने हैं 8 आवर्स, स्कूल की एक्टिविटी है 6 आवर्स, और
प्लेइंग 3 आवर्स, अदर एक्टिविटीज 3 आवर्स और स्टडी 4 आवर्स। ठीक है, ऐसे मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब यहाँ से देखो, अगर उसकी स्लीपिंग एक्टिविटी 8 आवर्स की है तो सर्कल के अंदर जो स्लीपिंग एक्टिविटी का एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद स्कूल एक्टिविटी का होगा, फिर स्टडी का होगा, फिर प्ले और अदर का इक्वल होगा। अब इस पर मत जाना क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया, तो हो सकता है कि कोई कम वाला आपको ज़्यादा दिखे या ज़्यादा वाला कम। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? अब ये सर्कल जो है, ये सर्कल टोटल कितने डिग्री की है? कोई भी सर्कल आप बनाओगे तो सर्कल कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे पाई ग्राफ या पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ से रिलेटेड, ये डिग्रीज में होंगे, ठीक है, परसेंटेज में होंगे। अगर परसेंट में होंगे तो आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको डिग्री और उसमें एक्सप्लेन करूँ तो कैसे करूँगा, ये देखो आप। ये टोटल 360 डिग्री हो गई और टोटल टाइम हमारा कितना है? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है? तो 1 आवर कितने डिग्री की होगी? 1 आवर विल बी 360 अपॉन 24 डिग्री। क्लियर है? अब इसे डिवाइड कर लो, 6 टाइम्स 60, 66 are 360 and 4 6 are 24, फिर 4 15, तो 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना है? 8 आवर्स। तो 8 आवर्स कितने डिग्री हो जाएगी? 15 इंटू 8 दैट इज 320 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। क्लियर है? फिर 6 आवर्स है तो 15 इंटू 6 ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद 3 आवर्स है तो 15 इंटू 3 45 डिग्री। 4 आवर्स है 15 इंटू 4 60 डिग्री। 3 आवर्स है 45 डिग्री। आप जब इनका सम करोगे 5 + 5 10 0 कैरी 1 1 + 2 3 3 + 9 12 12 + 4 16 16 + 6 is 22 22 + 4 is 26 6 कैरी 2 2 + 1 3। तो ये टोटल कितनी 360 डिग्री थी। तो ये जो एक्टिविटीज आवर्स में थे वो आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। और आपको अगर डिग्री में बनाना हो तो आप वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करके आप बना सकते हो डिग्रीज में। ठीक है, अब हम परसेंटेज की बात करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज ने पाई चार्ट में कितना % एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे मैंने 24 आवर्स को 360 डिग्री कंसीडर किया था क्योंकि हमारे पास टोटल आवर्स की एक्टिविटी है, टोटल आवर्स हमारे पास 24 ही है। तो मैं यहाँ पे 24 आवर्स को 100% मान लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है तो 1 आवर कितनी हो जाएगी? 1 आवर हो जाएगी 100/24। ठीक है, 100/24%। तो आपके पास अगर 1 आवर निकल गया तो आप सारे आवर्स को परसेंटेज में निकाल सकते हो या नहीं? अगर मैं 8 आवर्स की बात करूंगा तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 8 × 100/24%, 8 × 100/24%। क्लियर है? यहाँ 3 आवर्स है, ये कितने % हो जाएगी? 3 × 100/24%। क्लियर है? ये भी 3 आवर्स है, ये दोनों सेम हो जाएगी। फिर हमारे पास 6 आवर्स है तो 6 आवर्स कितनी हो जाएगी? 6 × 100/24%। कोई डाउट? उसके बाद क्या है हमारे पास? 4 आवर्स है तो 4 आवर्स कितनी हो जाएगी? 4 × 100/24%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई सा भी डाटा आपके पास गिवन हो उसे आप पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको वैल्यूज डिग्री में चाहिए तो आप डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आवर्स में गिवन थे, जो पूरी एक्टिविटीज, हो सकता है कि वो जो एक्टिविटीज है वो डिग्री में ही गिवन हो,
वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा। अगर डिग्री में भी गिवन होगा तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। बस ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके बेस्ड पे आप सारे पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ के क्वेश्चन कर लोगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सपोज कि आप जब घर से बाहर निकलते हो और रेनी सीजन है तो आप रेनकोट लेके जाते हो, ठीक है। तो आप रेगुलर रेनकोट लेके जा रहे थे, सपोज आपने आज से स्टार्ट किया रेनकोट ले जाना, आप अगले 5 डेज तक रेनकोट ले गए और 6th डे पे नहीं ले गए, ठीक है। तो 6th डे पे जब आप नहीं ले गए तभी बारिश हो गई। इसका मतलब क्या है, वो एक चांस था कि बारिश हो गई। और अगर मैं एक 10 डेज का डाटा लूं तो सपोज कि आप 10 डेज गए और उसमें एक ही दिन बारिश हुआ, तो वो बाय चांस एक दिन बारिश हो गया, तो दैट इज कॉल्ड चांस। उसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबल। इसका मतलब क्या हुआ? हैपनिंग ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज होने का जो चांस है उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चांस आपको समझ में आ गया? किसी भी चीज के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर क्लाउडी डे है देन वी से दैट इट मे रेन टुडे। इट मीन्स व्हाट? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन और इट मे नॉट रेन, ठीक है। तो ये था आपका चांस और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को आपने टॉस किया। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन के एक साइड में हेड होती है, दूसरे साइड में टेल होती है। तो टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड और टेल, ठीक है। यही दो चीजें आ सकती है, तीसरी कोई चीज नहीं आ सकती। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आपने एक बार कॉइन टॉस किया तो टोटल, ये क्या होगा? टोटल आउटकम्स। हेड और टेल दो ही चीजें आ सकते हैं, इसे हम बोलेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास दो हैं, एक हेड है एक टेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड 1/2, इसे हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। और ये हमारा क्या हो गया? टोटल आउटकम। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे, ये जिसे हम फेवरेबल आउटकम बोल रहे हैं, इसे हम एक इवेंट भी बोल सकते हैं। कि मैंने जैसे ये कॉइन को टॉस किया और हेड आ गई, तो वो एक इवेंट थी। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? या तो हेड होंगे या तो टेल होंगे। और क्योंकि मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो हेड तो दो जो आउटकम्स है उसमें से एक ही आ सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/2 ही होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो एक और एग्जांपल देखो। सपोज अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड। एक डाई होती है, उसके 6 फेसेस होते हैं। आप सबने देखा होगा, लूडो खेला होगा आप सबने, उसके 6 फेसेस होते हैं। जब आप डाई को रोल करते हो तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक ही आएगा ना। और टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं? 6 हैं, 1 to 6। तो 1 to 6 में से ही कोई एक आएगा। तो किसी भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1/6 होगी। क्योंकि सपोज कि आपने डाई को रोल किया और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आया 1/6। अगर मैं 2 की भी बात करूं तो वो भी 1/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वो भी 1/6, 4, 5 एंड 6। किसी की भी प्रोबेबिलिटी की बात करो आप, जब डाई को रोल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हमेशा होगी। क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल से समझो।
एक क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेंट्स, एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग है आपके पास जिसमें कि 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है रेड बॉल्स की। करना क्या है, क्वेश्चन में क्या है, बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स। आपको रैंडमली बैग में हाथ डालना है और बॉल्स निकालने हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल्स ही आएंगे? तो हमारे पास बैग में कितने बॉल्स हैं? 6 बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, बैग में हमारे पास 6 बॉल्स हैं और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4 होगी, है या नहीं? क्योंकि हमारे पास 4 ही रेड बॉल है। तो 4/6, दिस इज 2/3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये था आपका चांस एंड प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।